मेरे हिसाब से ये आर्टिकल 21 की सबसे बड़ी वॉलेशन होगी कि अगर एक इंसान जिसने अपनी सज़ा पूरी काट ली है उसके बाद भी आप उनको ना छोड़ें। इससे ज़रा हेबियस कॉर्पस और इससे ज़रा अत्याचार और इससे ज़रा वॉलेशन ऑफ आर्टिकल 21 मेरे हिसाब से नहीं हो सकती। जब वो जेल में होता है कन्विक्शन के बाद, तो जो जेल में उसको गुड कंडक्ट के आधार पर जेल अर्न्ड रेमिशन मिलती है, क्या वो उसकी एक्चुअल सज़ा में काउंट होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। देखिए, आबू सलेम का जो मैटर है ये कुछ पुराना मैटर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के सामने ये 3 या 4 बारी उठ कर आ चुका है और हमेशा एक ही पॉइंट के अंदर सुप्रीम कोर्ट के साथ हमारा मतभेद होता है। इस पॉइंट में, इस केस में हमारे 2 मतभेद थे सुप्रीम कोर्ट के सामने। एक ये मतभेद था कि जब आबू सलेम को 11 नवंबर 2005 में इंडिया में लाया गया अरेस्ट करने के बाद, तो क्या उनको पूरा अंडर ट्रायल का सेट ऑफ मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। एक सबसे बड़ा मुद्दा सुप्रीम कोर्ट के सामने ये था। इसका मतलब ये होता है कि अगर किसी इंसान को, किसी एक्यूज़ को आप अगर ट्रायल चलाते हैं, तो जिस दौरान वो कस्टडी में होता है उस ट्रायल के दौरान वो पूरा का पूरा समय जो है उसको मिलना चाहिए। ये कानूनी अधिकार है। सेक्शन 428 ये क्लियरली कहता है कि अगर आबू सलेम 11 नवंबर 2005 से लेकर 7 सितंबर 2017 तक एक अंडर ट्रायल कस्टडी में था, तो वो पूरा का पूरा उसको अंडर ट्रायल सेट ऑफ मिलना चाहिए। इस केस में क्या हो रहा था कि इसमें टाडा कोर्ट की जजमेंट, जो ट्रायल कोर्ट की जजमेंट थी, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट जो पहले राउंड में 2022 में हुई थी, और उसके बाद टाडा कोर्ट का ऑर्डर 2024 में हुआ था। इन तीनों कोर्टों ने ये कैटेगोरिकली कहा था कि आबू सलेम को पूरा अंडर ट्रायल, यानी कि 2005 से लेकर 2017, जिसका मतलब था 11 साल 9 महीने और 26 दिन, वो पूरा का पूरा अंडर ट्रायल मिलना चाहिए। इस ऑर्डर के होने के बावजूद जो जेल अथॉरिटीज़ थी, वो उनके जो कस्टडी का पीरियड था अंडर ट्रायल का, वो सिर्फ 2015 तक काउंट कर रही थी। तो हमारा आज सबसे पहला कोर्ट में ये आर्गूमेंट था कि इस पे कोई डिस्प्यूट रहा नहीं गया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसमें अपनी फाइनल सील लगा दी थी कि आबू सलेम को 2005 से लेकर 2017 तक का कंप्लीट अंडर ट्रायल सेट ऑफ मिलना चाहिए। तो एक तो मुद्दा सुप्रीम कोर्ट के सामने ये था कि जब ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट और टाडा कोर्ट के ऑर्डर हो चुके हैं, तो क्यों ना उसको अंडर ट्रायल सेट ऑफ पूरा मिले। दूसरा मुद्दा सुप्रीम कोर्ट के सामने थोड़ा लॉ पॉइंट के ऊपर था, जिसके अंदर हमारी कंटेंशन सुप्रीम कोर्ट के सामने ये थी कि जब किसी इंसान को, जब वो जेल में होता है कन्विक्शन के बाद, तो जो जेल में उसको गुड कंडक्ट के आधार पर जेल अर्न्ड रेमिशन मिलती है, क्या वो उसकी एक्चुअल सज़ा में काउंट होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। इस पे हमने सुप्रीम कोर्ट के सामने संविधान पीठ की जजमेंट जो श्रीहरन में थी, और उसके बाद स्वामी श्रद्धानंद में थी, और उसके बाद बॉम्बे हाई कोर्ट की फुल बेंच जजमेंट जो जोवेहल में थी, उसमें ये साफ साफ कहा गया है कि जो जेल में आदमी के अच्छे आचार के ऊपर, अच्छे कंडक्ट के ऊपर जो जेल वाले रेमिशन देते हैं, वो एक्चुअल सज़ा में काउंट होनी चाहिए। इसका मतलब ये था कि जो आईजीपी ने हाई कोर्ट में एक एफिडेविट फाइल किया था बॉम्बे में, जिसमें इन्होंने कहा था कि आबू सलेम का गुड कंडक्ट है, और उसके आधार पे हमने उनको ऑलरेडी तकरीबन 3.5 साल की जेल अर्न रेमिशन दे दी है। तो हमारी कोर्ट के सामने ये पुकार थी और ये मांग भी है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने अपनी एक संवैधानिक पीठ में ये बोला हुआ है कि जो जेल अर्न रेमिशन होती है, इसका पूरा का पूरा जो पीरियड जो जेल वाले देते हैं, जो ऑलरेडी दे भी चुके हैं, वो पूरा का पूरा पीरियड जो तकरीबन 3.5 साल का है, वो उनकी एक्चुअल सज़ा में काउंट होना चाहिए। अब एक्चुअल सज़ा का मतलब क्या है इस केस में, आप ये ना भूलिए, इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट के सामने डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने 2002 में माफ़ कीजिएगा, 2002 में ये एश्योरेंस दी थी पोर्चुगल गवर्नमेंट को कि हम आबू सलेम को 25 साल से ज़्यादा सज़ा नहीं देंगे। तो अगर 25 साल की कैपिंग थी और 25 साल हमारे हिसाब से मई 2025 में पूरे हो चुके हैं, जिसके अंदर 3.5 साल की अर्न रेमिशन मिलनी चाहिए थी। मेरे हिसाब से ये आर्टिकल 21 की सबसे बड़ी वॉलेशन होगी कि अगर एक इंसान जिसने अपनी सज़ा पूरी काट ली है उसके बाद भी आप उनको ना छोड़ें। इससे ज़रा हेबियस कॉर्पस और इससे ज़रा अत्याचार और इससे ज़रा वॉलेशन ऑफ आर्टिकल 21 मेरे हिसाब से नहीं हो सकती। आज सुप्रीम कोर्ट ने ये पूरे मामले को सुना है और अपनी जजमेंट उस पर रिजर्व की है।